So hi everyone, this is Gargi Sharma and in this lecture we are going to solve the questions of agricultural income. लास्ट सेशन जो हमारा था उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट्स देखे थे। एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी इनकम अर्न होती है उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा। हमने पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट सीखा था, ठीक है, कि अगर हमारे पास एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों है तो उससे रिलेटेड हमारे टैक्सेस कैसे एप्लीकेबल होंगे। और अगर हम तीन तरीके के बिजनेस करते हैं जिससे हमें एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है तो उसमें हमें कैसे टैक्सेशन देखना है। तीन तरीके के बिजनेस कौन से थे हमारा, टी, कॉफी एंड रबर। कॉफी में अपने पास दो केस थे कि अगर हम दो प्रोसीजर करते हैं, ग्राउंडिंग एंड क्योरिंग करते हैं तो उसमें क्या परसेंटेज होगा, और अगर हम उसमें ज्यादा प्रोसेसेस करते हैं तो क्या केस होगा हमारे पास। ठीक है, आज हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो और ब्रशअप हो जाएंगे और क्लियर हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये इंस्टीट्यूट का ही मॉड्यूल है डीटी का। इसमें जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 11 से स्टार्ट हो रहा है इसमें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मिस्टर एक्स जो है उनकी एज कितनी है, 42 ईयर्स की एज है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम उनके पास कितनी है, 7,30,000 एंड एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 3,10,000। मतलब हमारे पास एग्रीकल्चर इनकम भी है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है। अब हमें निकालना क्या है, टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। और दूसरा पार्ट क्या है, ये पार्ट ए है। पार्ट बी क्या है हमारे पास, कि सॉल्व दिस आंसर एज इफ द एसएससी हैज ऑप्टेड फॉर ओल्ड रिजीम। मतलब बी पार्ट में हमें ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग आंसर देना है, तो ए पार्ट में हमें डिफॉल्ट स्कीम और यू कैन से न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ठीक है, तो इसमें हम एक बार सॉल्व करते हैं, बट इससे पहले मैं आपको एक बार ब्रशअप करा देती हूँ कॉन्सेप्ट। पार्शियल इंटीग्रेशन लगता कब है हमारे पास एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी होना चाहिए, बट जो हमारा एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 रुपीज से जाना ज्यादा होना चाहिए। एंड जो हमारा नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर हम 42 ईयर्स के हैं और अगर हम डिफॉल्ट स्कीम में हैं तो सबके लिए 3 लाख रुपए की ही बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। एज से उसका कोई लेना देना नहीं है। बट यहीं अगर हम ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंगली जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होगी वो 2.5 लाख हो जाएगी, क्योंकि जो मिस्टर एक्स है वो 60 ईयर्स से लेस है। तो उस केस में वो अदर्स वाली कैटेगरी में फॉल करेंगे एंड वहां पे उनके लिए जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख की ही होती है। ठीक, आइए इसमें सॉल्व करते हैं। इसके स्टेप्स क्या आते हैं मैं आपको एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम देख लेते हैं। देखें, ये हमारी इलस्ट्रेशन, एक मिनट, इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन 11। ठीक है, इसमें हमको टैक्स लाइबिलिटी निकालना है। टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, एज कितनी है 42 ईयर्स, ठीक है, अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। ठीक है, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। ठीक, अब हमको स्टेप 1 क्या होता है हमारा, इसमें स्टेप 1 होता है कि आप एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर को निकाल लीजिए और उसके ऊपर उसका टैक्स निकाल लीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमारी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, वो है आई गेस 3,10,000। और हमारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम 7,30,000। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, ये रहा, एक मिनट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 7,30,000 एंड एग्रीकल्चर इनकम कितनी है हमारे पास 3,10,000। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, एज पर अपन पहले न्यू स्कीम कर रहे हैं या फिर डिफॉल्ट स्कीम कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको एज पर ओल्ड स्कीम भी कर लेंगे।
तो इसका टोटल आता है हमारे पास 10,40,000। ठीक है, ये आ गई मेरे पास टोटल इनकम, टोटल इनकम। ठीक है, अब मैं इस पे टैक्स निकालती हूँ, तो टैक्स कितना आएगा, टैक्स लाइबिलिटी इस पे न्यू स्लैब में 0 to 3 लाख मिलाता है। नेक्स्ट 4 लाख पे मेरा कितना आता है, @5%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20,000, ऐसे लिख लेते हैं, @5%, ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास 7 to 10 लाख आता है, तो मेरे पास कितना आता है, 3 लाख। नेक्स्ट 3 लाख पे @10%, तो ये आ जाएगा 30,000। और बैलेंस मेरे पास कितना बचेगा, बैलेंस बचेगा 40,000। तो बैलेंस 40,000 पे आएगा @15%, तो आ जाएगा 40 इंटू 15 में 6,000, तो ये टोटल हो गया 56,000 का मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करना होता है हमको, स्टेप 2 में हमको करना होता है जो अपना एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, और फिर इसके ऊपर टैक्स निकालना होता है। एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 3,10,000, और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है, 3 लाख, तो टोटल हो गया ₹6,10,000। अब इस पे टैक्स लाइबिलिटी कितना आता है अपना, टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी 0 to 3 लाख सेम नील। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास 3 लाख to 7 लाख आता है, तो उसमें 4 लाख आता है, बट अपने पास बैलेंस से कितना बचा, 3,10,000। तो बैलेंस 3,10,000 पे @5% कितना आया, 3,10,000 इंटू 5% इज 15,500। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, स्टेप 3 में क्या करना होता है अपन को, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करना होता है हमें। ठीक है, तो हमारे पास कितना था, स्टेप 1 में 56,000 था, वी हैव 56,000 माइनस 15,500। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया, 40,500। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं, रिबेट वगैरह तो हमें कोई मिलेगी नहीं, क्योंकि हमारी टोटल इनकम कितनी है, ओल्ड स्कीम में 5 लाख से ज्यादा देखते हैं, और न्यू स्कीम में हम 7 लाख से ज्यादा कम देखते हैं, तो हमें रिबेट मिलती है। बट यहाँ पे हमारी इनकम 10 लाख से भी ज्यादा है, तो हम रिबेट तो नहीं मिलेगी, बट हम HEC ऐड कर देंगे @4%, इसका 4% आ जाता है 1620। टोटल हो जाता है हमारे पास 42,120। ये आ गई हमारी क्या, टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, इसका एक प्रेजेंटेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे निकाल लीजिए, टेबल फॉर्म में कर सकते हैं हम। यहाँ पे जो डिटेल्स है वो हमने वर्किंग नोट में निकाल ली। तो टैक्स लाइबिलिटी ऑन एग्रीकल्चर प्लस नॉन प्लस बिजनेस इनकम कह सकते हैं हम इसको, प्लस बिजनेस इनकम। ठीक है, वो है हमारी 56,000। ठीक है, यहाँ पे ये लिख देंगे टैक्स लाइबिलिटी ऑन एग्रीकल्चर प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, जो हमारी आ गई 15,500। ठीक है, दोनों का फिर डिफरेंस या है हमारे पास 40,500, ऐड कर देंगे हम HEC @4%, जो कि है 1620। टोटल टैक्स लाइबिलिटी हमारे पास आ गई 42,120। ठीक है, ये 40,000 है, और यहाँ पे रेफरेंस में नोट 1 और यहाँ पे नोट 2 करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी एक क्लीन प्रेजेंटेशन हो जाएगी इसकी। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन। ये रहा, देखिए
42,120, यही हमारा आंसर आया है। अब हमें इसमें सेकंड पार्ट में क्या करना था, हमें देखना था अगर ओल्ड स्कीम में अगर हमें क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन पूरा सेम होगा, बस यहाँ पे हमने न्यू स्कीम में 3 लाख का बेनिफिट दिया है बेसिक एग्जामेशन लिमिट का, वहां पे हमें 2.5 लाख का एग्जामेशन का बेनिफिट देना है और उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट में इस पार्ट बी का आंसर मुझे बताइएगा कि आप लोगों का कितना आया। ठीक है, और क्या हमें यहाँ पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा? क्वेश्चन पार्ट ए में तो हमें राउंड ऑफ करने की ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो मल्टीपल ऑफ 10 में ही आया, तो हमें राउंड ऑफ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो इलिस्ट्रेशन 11 हो गई है हमारी, हम चलते हैं इलिस्ट्रेशन 10 पे। ठीक, एक ये क्वेश्चन है, ये इलस्ट्रेशन भी काफी अच्छी इलस्ट्रेशन है, इससे आपको पता चलेगा कि अगर हमारा कोई ऐसा बिजनेस है जो टी कॉफी रबड़ नहीं है, तो उस केस में अगर हमें टोटल इनकम निकालनी हो या एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इलस्ट्रेशन 10 है, इसमें क्या लिखा है, मिस्टर एक्स ग्रोज शुगर टू मैन्युफैक्चर, मिस्टर एक्स ग्रोज शुगर केन टू मैन्युफैक्चर शुगर, मतलब जो मिस्टर एक्स है वो शुगर केन उगाते हैं और उससे शुगर बनाते हैं। ठीक है, तो जो शुगर केन है वो मेरा एग्रीकल्चर बिजनेस हो जाएगा, वहां से मेरे को एग्रीकल्चर इनकम आएगी, बट जो शुगर है मेरा मेरा फॉर्म तो बदल गया, शुगर केन से शुगर हो गया, तो जो मेरा शुगर है वो मेरा बिजनेस इनकम हो जाएगा और मैं वो बिजनेस की में ट्रीटमेंट होगा शुगर का। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, उस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। हमें दिया है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, मतलब 5,000 टन मेरे को शुगर केन बनाने के लिए मेरे को 10 लाख रुपए का खर्चा है, मेरी कॉस्ट लगी है शुगर केन को उगाने में, वो सारी चीजें करने में। ठीक है, और वही शुगर केन अगर मैं मार्केट में सोल्ड कर दूं तो मेरे को 10,000 रुपए का, सॉरी, अगर वही शुगर केन मैं मार्केट में सोल्ड कर देती हूँ, जो मैंने 1,000 टन सोल्ड करा है उसकी 3 लाख रुपए की मेरे को वैल्यू मिलती है, इसकी मार्केट वैल्यू होगी हमारी 3 लाख रुपए, मतलब अगर मैं 1,000 टन को मार्केट में बेचूं तो मुझे 3 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, ये आगे हमें फर्दर काम आएगा। नेक्स्ट बोलता है कि शुगर केन यूज्ड फॉर शुगर मैन्युफैक्चरिंग 4,000 टन, मतलब जो मैंने शुगर केन प्रोड्यूस करा है उसको मैं शुगर के लिए अपने ही बिजनेस में यूज कर लेती हूँ, तो जो 4,000 टन है उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो ये हमें निकालनी पड़ेगी। अब आता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, जो कि 5 लाख रुपए है, मतलब जो शुगर केन से शुगर को बनाने में कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आई होगी वो मेरी 5 लाख रुपए आई है। और लास्टली जो शुगर प्रोड्यूस करा है और जो मार्केट में बेच दिया है वो मेरे पास 25 लाख रुपए की वहां से रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं हम, इलस्ट्रेशन 10। ठीक, इलस्ट्रेशन 10, हमें इसमें निकालना है एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है हमारी। देखिए, कंप्यूट इनकम ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड की दो तरीके की इनकम आएगी, एग्रीकल्चर इनकम आएगी और नॉन एग्रीकल्चर इनकम आएगी। आइए, एग्रीकल्चरल, एक बार ये देख लेते हैं कि निकालना कैसे, उसके बाद तो हम उसको टैबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर ही देंगे, बट मेन हमारा आंसर आना चाहिए, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, प्रेजेंटेशन तो फिर आप उसकी कैसे भी दे दो। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम, अब देखिए मेरा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना था, कॉस्ट ऑफ पहले हम लिख लेते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर इनकम से रेवेन्यू कितना हुआ है। मैंने शुगर केन जो बेचा है, शुगर केन जो मैंने 1,000 टन बेचा है वो मैंने 3 लाख रुपए में बेचा है। ठीक है, और उसके बाद और मैंने जो 4,000 टन जो शुगर केन है वो मैंने अपना शुगर के लिए अपनी ही खुद को ही ट्रांसफर कर दिया, तो वो भी हम मानेंगे कि हमने ट्रांसफर करा होगा, तो मार्केट वैल्यू पर ही ट्रांसफर करा होगा। तो ठीक है, ट्रांसफर ऑफ शुगर केन फॉर मैन्युफैक्चरिंग शुगर। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि 1,000 टन को ट्रांसफर करने में मुझे 3 लाख रुपए मिलते हैं, तो बाकी जो मेरा 4,000 टन है उसको ट्रांसफर करने के मुझे कितने रुपए मिलेंगे, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा
4,000 टन इंटू 3 लाख डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पे 1,000 टन कर सकती हूँ, तो मेरे पास 12 लाख रुपए का इनकम आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरा रेवेन्यू कितना हो गया, 15 लाख रुपए का मेरा शुगर केन में रेवेन्यू हो गया। ठीक है, अब आते हैं, लेस कर देंगे अगर हम यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम को कमाने के लिए जितनी भी कॉस्ट लगी है मेरी, तो वो मैं माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी। तो एग्रीकल्चर इनकम का मेरा यहाँ पे क्या था, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन, ठीक है, जो शुगर केन को बनाने के लिए मेरा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगा था वो था यहाँ पे 10 लाख रुपए। ठीक, तो मेरी एग्रीकल्चरल इनकम कितनी आ गई, एग्रीकल्चर इनकम आ गई मेरी 5 लाख रुपए। ठीक है, इजी पीजी। अब हम निकाल लेंगे बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम। ठीक, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें रेवेन्यू कितना हुआ, शुगर सोल्ड करा था हमें, शुगर सोल्ड इन मार्केट, हमने 25 लाख रुपए में शुगर सोल्ड करा था, यहाँ पे लिख देते हैं रुपीज इन लैक्स। ठीक है, 25 लाख रुपए में मैंने शुगर सोल्ड करा था। अब मैं अपनी कॉस्ट लेस कर दूंगी तो मेरे पास बिजनेस इनकम भी आ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट क्या क्या होगी मेरी, जो कॉस्ट ऑफ मेरा वो है कन्वर्जन है, पहली तो वो आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मेरी है कितनी, एक बार देख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है मेरी, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है मेरी 5 लाख रुपए। ठीक है, आइए, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है 5 लाख, ये यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। और एक और चीज क्या लेस होगी, जो मैंने शुगर केन खुद को ट्रांसफर करे हैं वो भी एक तरीके का मैं ये मानूंगी कि मैंने खुद से ही परचेज कर लिया है, तो वहां पे जो 4,000 रुपए का जो था मेरा, जो शुगर केन मैंने परचेज करा था या खुद को ही ट्रांसफर करा था, तो जो 4,000 टन की जो कॉस्ट है मैं वो भी यहाँ पे ले लूंगी, कॉस्ट ऑफ 4,000 टन ऑफ शुगर केन। ठीक है, ये कितनी आती है, 12 लाख रुपए, 12 लाख थी क्योंकि 1,000 तो हमने मार्केट में बेच दी थी, ये अपना काइंड ऑफ ट्रांसफर करा है, ट्रांसफर टू सेल्फ करा है हमने। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी बिजनेस इनकम आ जाएगी, बिजनेस इनकम कितनी आ जाएगी, 25 माइनस 5 माइनस 12, तो ये आ गई हमारे पास 8 लाख रुपए की बिजनेस इनकम आ गई, 8 लाख रुपए की, और एग्रीकल्चर इनकम आ गई हमारे पास 5 लाख रुपए की। ठीक है, तो सारा मिला के हमारे पास एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम हमने दोनों निकाल ली है, तो ये हमारा आंसर है। देखिए फाइनल जो इनकम आई है 8 लाख और 5 लाख आई है, बिजनेस यानी मैन्युफैक्चरिंग इनकम हमारी 8 लाख रुपए और एग्रीकल्चर हमारी 5 लाख रुपए। ठीक है, अब तो इसको हम टेबल फॉर्मेट में भी प्रेजेंट कर देंगे, कोई इशू नहीं है, बट हमें एक्चुअल में निकालना आना चाहिए ना कि हमारा आंसर कैसे निकलना है, वो ज्यादा समझने की बात है कि आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, हमने इलस्ट्रेशन 10 कर लिया, हमने इलस्ट्रेशन 11 कर लिया, आइए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 12, इलस्ट्रेशन 12 में क्या कह रहा है, मिस्टर टोनी हैड स्टेट्स ऑफ रबर टी एंड कॉफी, मतलब इसके पास 3 स्टेट्स है जिसमें तीनों में टी कॉफी रबर उगाता होगा, और ही डिराइव्स इनकम फ्रॉम देम, और वहां से इनकम भी कमाते हैं। ठीक है, और ही हैड नर्सरी वेयर ही ग्रोज द प्लांट एंड सेल, मतलब इनके पास एक नर्सरी भी है जहाँ पे ये प्लांट उगाते हैं और वो बेचते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर से इनको 5 लाख रुपए की इनकम है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी से, कॉफी में आप क्या कर रहे हैं, ग्रोन एंड कर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको 3.5 लाख रुपए की इनकम है। टी से मैन्युफैक्चरिंग करके आपको 7 लाख रुपए की इनकम है, और जो सेल ऑफ प्लांट्स फ्रॉम नर्सरी है वहां से आपको 1 लाख रुपए की इनकम है। ठीक है, अब तो टी कॉफी एंड रबर ये वो बिजनेसेस है जहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास परसेंटेज गिवन है कि आपका एग्रीकल्चर इनकम कितना होगा, आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना होगा, आपको बस क्या करना है, रेट से मल्टीप्लाई करना है एंड गेट द वैल्यू करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई विद द गिवन परसेंटेज एंड गेट द आंसर। तो हमारे पास जो रबर था हमने कैसे याद करा था कि रबर 35 का है, मतलब जो हमने रेट्स याद करे थे वो हमने बिजनेस रेट्स याद करे थे, तो जो बैलेंस हो जाते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे एग्रीकल्चर रेट्स हो जाते हैं। तो रबर 35 का था, रबर 35 का था, कॉफी में अगर दो चीज करेंगे तो प्रोसेसेस कम करी है तो बिजनेस इनकम कम होगी, मतलब 25 की कॉफी थी, अगर कॉफी में 4 चीजें होंगी तो 40 की कॉफी थी, और चाय कितनी थी, चाय थी 40 रुपए की,
और सेल ऑफ प्लांट्स फ्रॉम नर्सरी जो होता है वो एक हमारी एग्जेम्प्ट इनकम है, तो वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। आइए देखिए, इसमें सेम वही करा है हमने। हम एक कॉलम बना लेंगे जिसमें हम एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम लिखेंगे। तो अगर 35 की रबड़ है तो 35% जो निकलेगा 5 लाख का वो हमारी बिजनेस इनकम निकलेगी। तो जो बैलेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम। ऐसे ही सेम जाएगा कॉफी के साथ। कॉफी हमने बोला था अगर 2 प्रोसेसेस होंगी तो 25 रुपए की होगी, तो 25% हमारा बिजनेस इनकम में जाएगा, बाकी इस बैलेंस 75% हमारा किस में जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम में। और चाय 40 की है तो मतलब जो 40 रुपए 40% होगा 7 लाख का वो हमारा बिजनेस इनकम में जाएगा, और बैलेंस 60% हमारा किस में जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम में। और जो सेल ऑफ प्लांट फ्रॉम नर्सरी है ये है तो हमारा एग्जेम्प्ट इनकम, बट है क्या, इनकम कैसी है, ये हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम में ये काउंट हो जाएगी, बाद में हम इसको फिर एग्जेम्प्ट कर देंगे। ठीक, आइए जो लास्ट इलस्ट्रेशन है हमारा अभी का इस चैप्टर का वो है ये। आइए, इसमें बहुत सारे केसेस दे रखे हैं हमको, हमें बस बताना है कि एग्रीकल्चर इनकम है या नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, एंड वी आर गुड टू गो। फर्स्ट केस आता है हमारे पास, मिस्टर एक्स जो है वो एम्प्लॉयड है in a agricultural farm and interested with tilling of land, his remuneration being 50% of the net profits earned from the farm। मतलब एक फार्म है जहाँ पे मिस्टर एक्स को एम्प्लॉय करा गया है, वो वहाँ पे क्या कर रहा है, वो नौकरी कर रहे हैं, वहां से रेम्यूनरेशन कमा रहे हैं। रेम्यूनरेशन कितनी कमा रहे हैं, 50% ऑफ द प्रॉफिट्स अर्नड बाय द फार्म। मतलब फार्म जितना भी इनकम कमाता है उसका 50% उनको क्या मिल जाता है, रेम्यूनरेशन मिल जाता है। तो जो मिस्टर ए है वो एक सैलरी इनकम कमा रहे, तो इनकी जो 50% ऑफ द इनकम होगी वो सैलरी में जाएगी, ना कि एग्रीकल्चर इनकम में जाएगी। ठीक है, देखिए आइए रीजन देखिए। Mr. A is an employee of the concern and therefore his income shall be taxable under the head salary and not from the agricultural income। ठीक है, क्यों, अगर मिस्टर ए पार्टनर होते तो उनकी जो इनकम आती वो एग्रीकल्चर इनकम आती, बट मिस्टर ए को कैसे रखा गया है, मिस्टर ए को एज एन एम्प्लॉय रखा गया है फार्म पे, तो उनकी जो भी इनकम आएगी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, बल्कि वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास पार्ट बी। इसमें बोला गया है सी रिसीव करते हैं डिविडेंड ऑफ 12,000 फ्रॉम अ कंपनी हुज इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चर ऑपरेशन ओनली। मतलब जो कंपनी जो काम कर रही है वो एग्रीकल्चर ऑपरेशन से काम कर रही है, और जो वो डिविडेंड दे रहे हैं मिस्टर सी को, वो भी कैसे कमा रहे हैं, इनकम कैसे कमा रहे हैं, वो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करके। पर जो मिस्टर सी के हाथ में जो डिविडेंड आ रहा है वो तो अब हमारा आईएफओएस की इनकम है, डिविडेंड आ रहा है ना उनके हाथ में कोई एग्रीकल्चर इनकम तो नहीं आ रही। even though the company is engaged in the business of agriculture operations, but मिस्टर सी क्या कमा रहे हैं, मिस्टर सी डिविडेंड कमा रहे हैं, तो वो उनकी आईएफओएस की इनकम होगी, ना कि एग्रीकल्चरल की इनकम होगी। ठीक है, ये डिविडेंड की इनकम होगी। नेक्स्ट पार्ट आता है जो डी है ऑफ कोलकाता अर्न्स अ इनकम ऑफ ₹12,000 फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑन लैंड बाय हिम विच इज सिचुएटेड इन बांग्लादेश। ठीक है, तो जो इनकम आ रही है वो कहाँ से आ रही है, बांग्लादेश से आ रही है। हमने लास्ट क्लास में जब कॉन्सेप्ट रिवाइज करे थे उसमें बोला था जो लैंड होना चाहिए वो सिचुएटेड इन इंडिया होना चाहिए, बट यहाँ पे जो लैंड है वो सिचुएटेड इन इंडिया ही नहीं है, तो जो इनकम वो बांग्लादेश से कमा रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड ओन करके ही क्यों ना कमा रहे, तो वो जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहलाएगी। ठीक, ए बी और सी पार्ट हमने कर लिया है, जिसमें ए में भी बोला गया है कि जो इनकम कमा रहे हैं वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। ये कौन सी इनकम है, सैलरी इनकम है। ठीक है, ये कहाँ पे जाएगी, अंडर द हेड सैलरी में जाएगी ये वाली इनकम। और जो ये डिविडेंड इनकम कमा रहे हैं ये डिविडेंड इनकम है, ना कि एग्रीकल्चर इनकम है, तो ये भी कहाँ जाएगी, डिविडेंड इनकम हमारी आईएफओएस में जाती है, ना कि कैपिटल गेन्स में जाती है। ठीक है, जो सी है ये कौन सी इनकम है, सी पार्ट में ये कमा तो एग्रीकल्चर लैंड से इनकम रही है, बट ये लैंड कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। To earn a agriculture income and it is to be exempted, you have to have the land in the इंडिया। ठीक है, लैंड को इंडिया में होना बहुत जरूरी है अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम कमा के उसको एग्रीकल्चर इनकम की तरह एग्जेम्प्ट कराना है तो। ठीक, तो ये भी हमारी कहाँ पे जाएगी, ये हमारी
तीनों पार्ट हमने देख लिया है। इन तीनों में जो भी इनकम आई है वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, जो हमारा डी कहाँ गया, एक मिनट। डी पार्ट में क्या कह रहा है, जो एफ है रिसीव करता है 600 रुपये ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन द मोर्टगेज ऑफ लैंड विच इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। मतलब जो मिस्टर एफ है उसने रिसीव करा है, 600 रुपये रिसीव करा है, बट रिसीव कैसे करा है, उन्होंने जो एक लैंड है वो मॉर्टगेज पे दे दिया और वहां से उनको इंटरेस्ट मिला है उस लोन पे। तो जो एफ है वो क्या कमा रहा है, वो इंटरेस्ट इनकम कमा रहा है। इवन दो जो लैंड है वो यूज हो रही है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, बट मिस्टर एफ ने तो क्या दिया है, एज अ मॉर्टगेज दिया है उस लैंड को, ताकि वो उस लोन से इनकम कमा सके, इंटरेस्ट इनकम। तो जो इंटरेस्ट इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। ठीक है। ई पॉइंट में क्या कहता है, जी अर्न्स एन इनकम ऑफ 1200 रुपये फ्रॉम लीज ऑफ लैंड फ्रॉम गेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन। मतलब जो एच जी है वो 1200 रुपये अर्न करा है। कैसे अर्न करा है उन्होंने, कि उन्होंने जो लैंड है वो गेजिंग के लिए दे रखी है, कैटल्स के लिए, कैटल से गेजिंग कराने के लिए दे रखी है, ताकि वो उसको एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज कर सके। तो ये जो 1200 रुपये है ना, ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी। ठीक है। एफ पॉइंट में क्या कहता है, एच रिसीव 400 रुपये ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अरियर ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड यूज्ड बाय द टेनेंट फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तो जो टेनेंट है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहा है, बट जो आपने जो इनकम कमाई है वो क्या इनकम कमाई है, अरियर ऑफ रेंट की इनकम हुई है आपको। तो ये जो आपकी इनकम होगी ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी। ठीक है, देखिए ऑप्शन में इसका आंसर, इंटरेस्ट ऑन अरियर ऑफ रेंट रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज ए नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है ये। ठीक। जी पॉइंट आता है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रिपेलेंट replanted trees where the denuded denuded parts of the forest are replanted and subsequent operations in forestries are carried out। मतलब जो आपने इनकम कमाई है वो सेल कैसे करी है, रिप्लांटेड ट्री से सेल करके करी है, जहाँ पे डिनटेड पार्ट जिनकी जरूरत नहीं होती है उनको क्या करा जाता है, रिप्लांट करा जाता है, एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस भी करे जाते हैं। मतलब अगर आप किसी प्लांट को बेच रहे हो तो आपने पहले उस पर बेसिक ऑपरेशंस करे होंगे, सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस करे होंगे। तो ये दोनों चीजें हुई होंगी, उसके बाद ही जाके वो ट्री उगा होगा वहां पे, उससे एग्रीकल्चर इनकम कमाई होगी आपने उसको बेच के। तो ये जो इनकम हो जाएगी ये हो जाएगी एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि इस पे बेसिक ऑपरेशन भी हुआ होगा। ठीक है। एच में आता है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्री ऑफ फॉरेस्ट which are of spontaneous growth and in relation to which forestry operations alone are performed, or income from sale of वाइल्ड ग्रास ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। मतलब जो भी आपने इनकम कराई करी है सेल ऑफ ट्री से करी है, जो कि स्पॉन्टेनियस ग्रोथ है, मतलब उसको करने के लिए आपने आज से कुछ नहीं करा है। जो कुछ प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं ना जो अपने आप ही उग जाते हैं, उनको बेच के आपने इससे इनकम कमाई है। तो यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन तो करा ही नहीं आपने। ठीक है, बेसिक ऑपरेशन तो हुआ ही नहीं है यहाँ पे सिर्फ सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हुआ होगा। तो ये जो इनकम आएगी ये आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी। जो ऊपर जी वाला पार्ट था वहां पे क्या था, कि वहां पे आपने रिप्लांटेड ट्रीज करे हैं, आपने प्लांट रिप्लांट करे हैं, उसके बाद उसको डीनटेड पार्ट्स को आपने करा है, उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑपरेशन भी करे हैं। तो जो जी है वहां पे देखिए हमने अज्यूम करा है कि यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन हुआ होगा लैंड के ऊपर, तभी तो रिप्लांट किए है ना आपने ट्री। बट जो एच है वहां पे कोई भी ह्यूमन एफर्ट के बिना ही वो स्पॉन्टेनियस ग्रोथ हो गया वहां पे प्लांट की। तो वहां पे से जो इनकम आएगी वो सिर्फ सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करके आई है, आपने कोई बेसिक ऑपरेशन नहीं करा। तो वो इनकम जो होगी वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। ठीक है, आइए आई पे आते हैं, से इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी लीव्स फ्रॉम अ टी गार्डन। अब चाहे आप इन टी गार्डन में उगाइए या फिर आप एस्टेट में उगाइए, कोई बड़ी जगह में उगाइए, बट आपने क्या उगाया है, टी उगाया है, उसके बाद सेल करी है, टी की लीव्स को सेल करा है आपने। ठीक है, तो जो टी लीव से इनकम होगी वो क्या होगी, आपकी एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, ये आपकी एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी। नेक्स्ट आता है सेल फ्रॉम
इनकम फ्रॉम सेल ऑफ जूट प्रोड्यूस्ड इन द लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। अगर आपका लैंड ही इंडिया में नहीं है, मतलब सॉरी ये कहाँ है, सिचुएटेड इन बांग्लादेश, अब ये लैंड इंडिया में है ही नहीं, तो यहाँ से जो भी एग्रीकल्चर इनकम कमाएंगे वो क्या होगी, आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक, नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्म। हमने ये कल ही पढ़ा था कि जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम में क्या आता है, पोल्ट्री फार्म आता है। जस्ट बिकॉज आपका जो कनेक्शन है वो लैंड से है, इसका मतलब ये नहीं जो आप इनकम कमा रहे हैं वो एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। ठीक, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स इन द गार्डन, तो ये भी एक एग्रीकल्चर प्रोसेस है जिसमें आप बेसिक ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं एम पॉइंट पे, सेल ऑफ टबैको लीव्स आफ्टर बीइंग ड्राइड टू मेक इट फिट फॉर द मार्केट। मतलब आपने ऐसे प्रोसेसेस करे हैं, मार्केटिंग प्रोसेसेस करे हैं जिसको आप अपने प्रोडक्ट्स को बेटर तरीके से बेच सकते हैं। तो टोबैको लीव्स ही आपने बेची है, तो ये आपकी एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट आता है फिशरी और पोल्ट्री और डेयरी। तो ये फिर उसमें आ जाते हैं कि मेयर कनेक्शन विद द लैंड है आपका, बट आपने एज सच कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं करी है, तो ये आपका नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आ जाएगा और ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी। ठीक, ओ में आता है, ओ पार्ट में, कि इनकम ऑफ 50,000 फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड हुई है, जो कि लैंड सिचुएटेड इन बांग्लादेश है, तो ये हमारे एग्रीकल्चरल इनकम हो ही नहीं सकती। ठीक, लास्ट पॉइंट आता है इनकम ऑफ 25,000 फ्रॉम अ लैंड यूज्ड एज स्टोन क्वेरीज। मतलब आपके पास एक लैंड है जिससे आप स्टोन क्वेरीज की तरह यूज कर रहे हो, मतलब पत्थरों से रिलेटेड काम कर रहे हो, बट यहाँ पे कोई एग्रीकल्चरल इनकम या एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो हुई नहीं है। यहाँ पे आप अपना बिजनेस के तरीके के लिए यूज कर रहे होंगे, पत्थरों को हटाना, उनसे जो भी काम करना है, तो ये भी क्या होगा, हमारा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगा। देखिए, नो एग्रीकल्चर ऑपरेशन हैज बीन कैरिड आउट ऑन द लैंड। तो यहाँ पे आके हमारा सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम एक और चैप्टर की रिवीजन करेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। बाय गाइस, टेक केयर।